जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? चलिए, हमें विश्वास है कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आप मानव जनन स्वास्थ्य चैप्टर का कंप्लीट पर्दाफाश करने वाले हैं। और आज का जो यह वीडियो है वह आप लोगों की डिमांड पर है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर जनन स्वास्थ्य चैप्टर का वन शॉट बनाइए। ठीक, तो हम आज आपके लिए जनन स्वास्थ्य चैप्टर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट उन्हीं प्रश्नों को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। यानी कि संपूर्ण जनन स्वास्थ्य चैप्टर का हम आप आज बिल्कुल सरल और आसान शब्दों में, एकदम आसान तरीके से पर्दाफाश करने वाले हैं। एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर का निचोड़ देखेंगे। तो चलिए हमारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान है। और हाँ, आप जो है समय के साथ जुड़ जाइए। समय के साथ अगर कुछ करेंगे तो अच्छा करेंगे, क्योंकि जानते हैं समय अच्छे को जो है छोड़ी नहीं है। यानी कि समय के पास खुद समय नहीं है, इसलिए समय के साथ अभी बहुत समय आपके पास है। ठीक, तो समय के साथ जुट जाएंगे, अच्छी तैयारी करेंगे तो बेहतर मार्क आएगा, अच्छा नंबर आएगा। चलिए, बिना समय को नष्ट करते हुए सीधा जो है जनन स्वास्थ्य पर चलेंगे भैया। यानी कि संपूर्ण जनन स्वास्थ्य चैप्टर का संपूर्ण जो है पर्दाफाश हम आप करेंगे इस वीडियो में, यानी कि इसका वन शॉट देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपका मिल जाता है कुछ इस तरह से कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसके कारण का वर्णन कीजिए। तो सिंपल है भैया, सरल है, आसान है भाई। जनसंख्या विस्फोट हम आपको जो है लाइव क्लास में भी पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो देखेंगे जनसंख्या विस्फोट क्या है। तो सिंपल है कि किसी स्थान पर जनसंख्या में अचानक से होने वाली वृद्धि। भाई किसी स्थान पर है ना, तो किसी स्थान पर मतलब है कि जैसे हमारा भारत देश हो गया, भारत देश के किसी राज्य में हो गया, किसी जिले में हो गया, ठीक, किसी ब्लॉक तहसील के अंतर्गत किसी गांव में हो गया, यही है जनसंख्या वृद्धि। क्या है? किसी स्थान पर जनसंख्या में अचानक से होने वाली वृद्धि। जनसंख्या में का मतलब भैया कि जन्म दर में वृद्धि, संतान के जन्म दर में वृद्धि हो जाए, परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ जाए, बस। क्या है? जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। जनसंख्या विस्फोट प्रायः मृत्यु दर में कमी होती है। भैया आज का समय है, जानते हैं ये जो वैज्ञानिक युग है, आज के इस दौर में, आज के इस समय में जो है क्या है, वृद्ध लोग अथवा कोई जो है महामारी, कोई अकाल मृत्यु से अथवा कोई भूखमरी से नहीं मर रहा है। ठीक, किसी रोग से ग्रसित होकर के कोई नहीं मर रहा है। क्यों नहीं मर रहा है? क्योंकि हमारी सरकार जो है हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो है क्या की है, जगह जगह पर सामुदायिक क्या बनाई भैया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाई है, यानी कि जिसे आप सरकारी अस्पताल कहते हैं। ठीक, साथ ही साथ जो है इतने चिकित्सक, इतने डॉक्टर हो गए हैं कि आज के समय में लोगों की मृत्यु जो है अकाल मौत के रूप में, भूखमरी से अथवा किसी जो है भयंकर बीमारी से नहीं हो रही है। यानी कि जो है लोगों को जो है दवा, मेडिसिन, जो ट्रीटमेंट चाहिए वह सुगमता पूर्वक उपलब्ध हो रहा है, इसलिए मृत्यु दर में कमी हो गई है। लेकिन जन्म दर में जो है क्या है, तीव्र वृद्धि बनी है। ठीक, यही जन्म दर में वृद्धि ही जनसंख्या वृद्धि कहलाती है या जनसंख्या विस्फोट कहलाता है ना। सरल बोर्ड एग्जाम में अगर इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में अगर इस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसके कारण का वर्णन कीजिए। और हमारे प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें, ऐसे प्रश्न जब भी पूछे जाएंगे एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पूछे जाते हैं, जिसे विस्तृत उत्तरी प्रश्न कहा जाता है। और ये जो है मैक्सिमम 5 अंक के प्रश्न होते हैं, 5 मार्क के प्रश्न होते हैं। ठीक, ये आपको 5 मार्क दिलाएंगे। अगर इस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है तो सीधा आप ऐसे लिखेंगे, किसी स्थान पर जनसंख्या में अचानक से होने वाली वृद्धि जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। और ये जो जनसंख्या विस्फोट होती है हमारे प्यारे बच्चों,
क्या होती है, प्रायः मृत्यु दर में कमी। अब भाई मृत्यु दर में कमी क्या है, हम तो आपको समझा दिए ना कि आज हमारा वैज्ञानिक युग है, ठीक, हम आप जो है क्या कर रहे हैं भैया, हमारा भारत देश, हमारा देश जो है इतना डेवलप कर चुका है, इतना ग्रोथ कर चुका है ना कि कोई व्यक्ति जो है ना तो अकाल से मृत्यु हो रही है, ना तो कोई भुखमरी से मर रहा है, और ना किसी जो है भयंकर बीमारी से मर रहा है। ठीक, सबका इलाज है, सबका ट्रीटमेंट हो रहा है, यानी कि भूख प्यास से कोई भूख प्यास से भी नहीं मर रहा है, यानी कि मृत्यु दर में कमी है। लेकिन भैया जहां मृत्यु दर में कमी है, भाई मृत्यु दर में कमी यानी कि लोग नहीं मर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है जनसंख्या तो बढ़ेगी ना, और जो है जन्म दर में भी वृद्धि हो रही है, बच्चे के जन्म दर में तीव्र वृद्धि हो रही है। बस यही कारण है भैया, यही चीज जो है जनसंख्या विस्फोट कहलाती है, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। चलिए हमारे प्यारे बच्चों, ये जनसंख्या विस्फोट के निम्न कारण हैं, यहाँ पर मिला, इसके कारण का वर्णन करना है। तो इसके जब कारण का वर्णन करेंगे तो जनसंख्या विस्फोट के निम्न कारण देखे जाते हैं, निम्न रीजन हो सकते हैं। ठीक, तो पहला क्या होता है हमारे प्यारे बच्चों, निरक्षरता। निरक्षरता का मतलब होता है क्या, अशिक्षित लोग, यहाँ पर अशिक्षित लिख सकते हैं अथवा अशिक्षा लिख सकते हैं, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। ठीक, भाई पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे तो उनको सिंपल सी बात है कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता वही नहीं पता है, जनन स्वास्थ्य क्या होता वही नहीं पता है। ठीक, अगर जो है जनसंख्या विस्फोट हो गया यानी कि बच्चों के जन्म में वृद्धि हो गई तो देश पर क्या बुरा असर पड़ेगा, भाई परिवार पर क्या बुरा असर पड़ेगा, इन सब का उनको ज्ञान नहीं होता है। ठीक, तो ऐसे में क्या करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का यह जो है निरक्षरता यानी कि अशिक्षा जो है जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण बन जाता है, एक मुख्य कारण बनता है। ठीक, भाई जिसकी वजह से हमारे देश का अधिकांश जनता जो है क्या होती, निरक्षर हो जाती है। सिंपल सी बात है भाई, अगर जो है परिवार में सदस्य जो है क्या होंगे अथवा कोई व्यक्ति जो है निरक्षर है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो भाई अब बच्चों क्या करेगा, बच्चों को जन्म देता है, जनसंख्या की वृद्धि होगी, सिंपल सी बात है। और जब जो है परिवार के सदस्यों में जो है बच्चों की संख्या जब ज्यादा होगी, एक माता पिता के पास जब कई संतान होंगे, कई बच्चे रहेंगे, तो सिंपल सी बात है भैया उनको उचित शिक्षा नहीं दिलाई जा सकती, उनका उचित पालन पोषण नहीं किया जा सकता। ठीक, भाई जब उचित शिक्षा नहीं पाएगा बच्चा, भाई जिनके पास 4-5 संतान है तो सबको पढ़ा पाना जो है एक मुश्किल भरा काम हो जाता है। अगर वही 2-3 बच्चे हो, 2 बच्चे हो तो तब भी उनको अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन जिसके माता पिता के पास, जिस दंपति के पास जो है 4-5 बच्चे हैं तो सबको जो है अच्छी शिक्षा नहीं दिलाई जा सकती। ठीक, पहली चीज बन जाती है। और दूसरी चीज यह भी होती है कि भाई वो तो अशिक्षित हो गए बच्चे, और दूसरी चीज ये भी बनता है ना, बच्चे कुपोषण के शिकार भी हो जाते हैं, उनका अच्छा खान पान भी नहीं हो पाता है, उनका अच्छा पालन पोषण नहीं हो पाता, उनका अच्छा देख रेख नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से ये बच्चे भी जो है क्या होते हैं, निरक्षर हो जाते हैं। ठीक, और भाई माता पिता तो ऑलरेडी निरक्षर ही रहते हैं, तो सिंपल है भैया क्या है, निरक्षरता जो है जनसंख्या वृद्धि का एक मुख्य कारण होती है, मुख्य रीजन होती है। इसी की वजह से हमारे देश की अधिकांश जनता जो है क्या है, निरक्षर है भैया। ठीक ना, अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक, इस कारण ज्ञानता बस जो है लोग क्या करते हैं, संतान की, भाई अब पढ़े लिखे तो है नहीं तो संतान की उत्पत्ति करते हैं भाई, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जो है शिक्षा यानी कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है, जनन स्वास्थ्य क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट अगर हो जाएगा तो क्या होगा, यानी कि एक माता पिता के पास ज्यादा संतान हो जाएंगे तो क्या होगा उनको पता ही नहीं है। ठीक, इसलिए जो है संतान की उत्पत्ति करते हैं। क्लियर हो गया भैया। चलिए एक चीज और यहाँ पर होता है, जैसे जहां शिक्षा होगा ना, गांव में देखते भैया, गांव में क्या होता है कि माता पिता का मानना ये होता है ना कि अगर हमारे पास बच्चों की संख्या ज्यादा होगी, हमारे पास जो है 4-5 पुत्र होंगे, लड़के होंगे, तो सिंपल है हमारा गांव में वर्चस्व बना रहेगा, हमारा वर्चस्व बना रहेगा, हम किसी लड़ाई झगड़े में हमको जो है कोई आंख दिखाने वाला नहीं होगा। इस सोच में जो है क्या करते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। ये क्या है भैया,
अशिक्षा ही तो है। अगर शिक्षा होती तो ऐसा सोच नहीं रखते। वही माता पिता तब ये सोचते कि भाई अगर हमारे पास एक पुत्र अथवा एक पुत्री होगी तो क्या करेंगे, उनको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा पठन पाठन कराएंगे, अच्छा जो है उनका जो है देख रेख करेंगे और अच्छा जो है भैया किसी जो है पोस्ट पर हो जाएंगे, डेवलप करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, तब ऐसी सोच रखते। लेकिन जहां पर शिक्षा नहीं है ना हमारे प्यारे बच्चों, जहां पर शिक्षा नहीं है वहां के माता पिता केवल यही सोचते हैं कि हमारे पास अगर 4-5 बच्चे होते, लड़के होते, तो सीधी सी बात है भैया क्या करते, हमारा गांव में हमारा वर्चस्व बना रहता, हम जो है गांव के लोगों से किसी भी लड़ाई झगड़े में हम आगे होते, हमसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता। भाई उनके पास 4-5 बच्चे हैं ना, तो उसको भाई उनको देख करके लोग डरेंगे, बस यही सोच रखते हैं। ये अशिक्षा का ही देन है भाई। इसी सोच में जो है क्या करते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं, बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाती है। ठीक, तो अशिक्षा यानी कि निरक्षरता भी जो है जनसंख्या विस्फोट का बहुत बड़ा कारण होता है भैया, बहुत मुख्य कारण होता है। आगे और भी रीजन मिल जाते हैं, और भी कारण मिलते हैं, जैसे सामाजिक रीति रिवाज। सामाजिक रीति रिवाज होता है भैया, तो क्या होता है जानते हैं, हमारे देश के अधिकांश नागरिक, हमारे देश के किसी भी परिवार में, भाई हमारे देश में हमारे देश के कोई भी नागरिक हो, कोई भी परिवार हो, परिवार में क्या करते हैं, आज भी लोग जो है क्या करते हैं, यह सोच रखते हैं कि पुत्र का जन्म जो है आवश्यक होता है। भाई उनके पास अगर पुत्री है, पुत्री ही है, एक पुत्री 2 पुत्री जो भी हो, लेकिन उनकी सोच ये रहती है कि उनके पास जो है पुत्र हो, कम से कम एक लड़का हो, ऐसा आवश्यक मानते हैं, जरूरी मानते हैं। और मानते क्यों है भैया, कि वंश का नाम पुत्र से होता है, यानी कि अगर उनके पास पुत्र होगा तो उनके वंश का नाम रोशन करेगा, उनके वंश को बना के रखेगा। बस इसी सोच में भैया, पुत्र की चाहत की सोच में जो है क्या करते हैं, जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो ऐसी भी जो है एक सामाजिक रीति रिवाज हमारे देश में चलती है, जो जनसंख्या विस्फोट का एक अहम कारण बनती है, एक मुख्य कारण बन जाती है। क्लियर हो गया हमारे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से जो है एक जनसंख्या विस्फोट का पहला कारण जो है निरक्षरता मिल जाता है, और दूसरा जो है सामाजिक रीति रिवाज मिल जाता है। चलिए कुछ और भी कारण हैं जनसंख्या विस्फोट के, कुछ और कारण हैं, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए आगे देखते हैं। हो गया, चलिए भैया आगे देखेंगे जनसंख्या विस्फोट के कई और अन्य भी कारण हैं, उसको समझ लेते हैं। चलिए भैया अगला कारण है जनसंख्या वृद्धि का, अगला कारण क्या मिलता है, कम आयु में विवाह। भाई कम आयु में विवाह भी जनसंख्या वृद्धि का एक मुख्य कारण बनता है भैया। देखेंगे तो क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो अशिक्षित परिवार के लोग होते हैं, उनका मानना होता है कि बच्चों का विवाह जो है यौनावस्था के प्रारंभ से पहले कर दिया जाए, ठीक, अथवा यौनावस्था तक कर दिया जाए, ठीक ना। जिससे क्या होगा भैया, कि उनका ये मानना होता है कि जिससे जो है भाई उनमें जो है संतान की उत्पत्ति करने में समस्या ना हो, अथवा कुछ माता पिता तो ऐसे सोचते हैं कि बच्चा जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया तो सोचते हैं कि उनका जो है शादी विवाह कर दिया जाए तो उनके सर का बोझ हल्का हो जाएगा। ठीक, बोलते ना भैया कि इनका जो है शादी विवाह कर दिया जाए तो हमको जो है फुर्सत मिल जाएगी, हमारा एक जो है सर का बोझ हट जाएगा। ऐसी सोच रखने वाले होते हैं, ठीक, जिसमें वो क्या करते हैं, बच्चों को यौनावस्था तक नहीं जाने देते, ठीक ना, यानी कि कम उम्र में ही शादी विवाह कर देते हैं, जिसे बाल विवाह भी कहा जाता है। ठीक, आज भी एक कुरीतियां जो है, जबकि आज बाल विवाह बिल्कुल है नहीं, खत्म हो चुका है, लेकिन एक कुरीतियां जो है आज भी कुछ अशिक्षित परिवार के लोगों में दिख रहे हैं ना भैया। और जो है जो अधिकांश जो है ग्रामीण के लोग होते हैं, उन लोगों में आज भी बनी है। अब भाई जब बच्चों का विवाह कम उम्र में होगा, बाल विवाह के रूप में होगा, तो यही बच्चे कम आयु में क्या करेंगे भैया, यही बच्चे कम आयु में दंपत्ति बन जाते हैं,
यानी कि पति और पत्नी बन जाते हैं, और यही बच्चे जो है संतान को जन्म भी देते हैं भैया, संतान की उत्पत्ति करते हैं, कम उम्र में ही संतान को जन्म देते हैं। भाई जब कम उम्र में संतान को जन्म देंगे तो इनका जन्म स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा भैया, इनका शारीरिक स्वास्थ्य जो होगा, भाई कम उम्र में है ना, तो इनका स्वास्थ्य भी ऑलरेडी क्या होगा, बिगड़ जाता है। ये सब उनको जो है पता नहीं होता है। ठीक, अब भाई कम उम्र में जो है शादी विवाह होगा तो कम उम्र में जो है क्या करेंगे, बच्चे को जन्म देंगे, तो जनसंख्या वृद्धि तो होगी ना भैया, जनसंख्या वृद्धि होगी, सीधी सी बात है, जनसंख्या विस्फोट होगी, भाई जन्म दर में वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है कम आयु में विवाह करना भी जनसंख्या विस्फोट का एक मुख्य कारण होता है भैया, एक जो है मेन रीजन होता है। चलिए, बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, सीधा आपको इतना लिख देना है भैया। ठीक, अगला देखेंगे, जनसंख्या विस्फोट का अगला कारण जो है क्या है, गरीबी होता है भैया। गरीबी भी जनसंख्या विस्फोट का एक मुख्य कारण बनता है। अब इसमें होता क्या भैया कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोग, देखिए हमारे प्यारे बच्चों, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, भाई ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो निर्धन होते हैं, गरीब होते हैं, गरीब जनता होती है, भाई गांव के लोग जो है क्या करते हैं, अधिकांश गांव के लोग जो है निर्धन ही होते हैं, गरीब होते हैं। ठीक, तो उनका ये सोच रहता है कि अगर उनके पास बच्चे ज्यादा होंगे, उनके पास लड़कों की संख्या ज्यादा होगी, बच्चों की संख्या ज्यादा होगी, तो थोड़ा थोड़ा अगर कमा के लाएंगे, ये थोड़ा थोड़ा भी कमाएंगे तो हमारे लिए ज्यादा हो जाएगा। ठीक, ऐसी सोच में क्या करते हैं, वो संतान को जन्म ज्यादा देते हैं, यानी कि बच्चे को ज्यादा पैदा करते हैं भैया, संतान उत्पत्ति ज्यादा करते हैं। बस इसी सोच में जो है क्या करते हैं भैया, इसी सोच में गरीब भी बने रहते हैं। और भाई सीधी सी बात है, गरीबी तो बनी रहेगी, लेकिन ये नहीं सोच पाते कि अगर उनके पास भी और संतान हुई, मान लीजिए कोई एक दंपति, कोई एक माता पिता, उनके पास 3 बच्चे हैं। ठीक, उनका सोच है कि हमारे तीनों बच्चे जब थोड़ा थोड़ा हमको कमा के देंगे तो हमारे पास ज्यादा पैसा हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं सोच पाते हैं कि अगर उनके भी 3-3 बच्चे हुए तब क्या होगा, तब तो समस्या बनेगी ना भैया। तो सिंपल सी बात है, जो है गरीब लोग जो होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो निर्धन लोग होते हैं, जिनका सोच यह होता है कि हमारे बच्चे जो है ज्यादा होंगे, अगर अधिक पैदा होंगे तो भैया वह क्या करेंगे, जो कम काम करेंगे वह काम करके जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे। इस सोच में जो है जनसंख्या वृद्धि होती है भैया, जनसंख्या विस्फोट हो जाता है हमारे प्यारे बच्चों, समझ में आया। ठीक, तो इस प्रकार गरीबी भी जनसंख्या विस्फोट का एक मुख्य कारण बनती है। आगे देखेंगे, मृत्यु दर में निरंतर कमी। भाई देखेंगे, मृत्यु दर में कमी है, यानी कि मरने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। देखेंगे भैया, और रीजन क्या है, आधुनिक चिकित्सा है। हमारे देश की चिकित्सा व्यवस्था जो है भैया एकदम इतनी ज्यादा मेंटेन हो चुकी है ना, कि लोग जो है क्या कर रहे हैं भैया, किसी रोग से ना तो उनकी अकाल मौत जैसे महामारी अथवा अकाल मृत्यु जो है, और जो है बच्चे अथवा लोग कुपोषण के शिकार भी नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था है, स्वास्थ्य कार्यक्रम की बेहतर प्रणाली जो है सरकार के द्वारा लागू कर दी गई है, जिसकी वजह से देश के नागरिक को जो है ना तो कोई रोग हो रहा है, अगर भाई रोग भी हो भी रहा है तो उसका जो है आधुनिक चिकित्सा प्रणाली द्वारा उपचार हो रहा है। ठीक, और अकाल मृत्यु भी नहीं हो रही है। ठीक भैया, महामारी, किसी महामारी जैसे अभी देखे थे ना, कोरोना वायरस आया था भैया। ठीक, तो कोरोना जो बीमारी थी उससे जो है अधिकांश जो है देश का जो नागरिक है भैया, उसको जो है कोविड शील्ड किया गया, वैक्सीनेशन दिया गया। ठीक ना, तो उससे क्या हुआ, देश के अधिकांश नागरिक जो है भैया, कुछ तो मरे लेकिन अधिकांश जो है क्या हुए, मृत्यु दर में कमी आई है, यानी कि मरे नहीं। कुपोषण के शिकार, भैया हमारा जो है स्वास्थ्य कार्यक्रम की जो बेहतर जीवन स्थित प्रणाली होती है सरकार के द्वारा चलाई जाती है, बच्चों को जो है उचित पौष्टिक आहार दिया जाता है। ठीक ना, जो है कंप्लीट जो है सप्लीमेंट दिया जाता है, जिससे बच्चे जो है कुपोषण के शिकार नहीं होते हैं। तो यही सब वजह है भैया कि आधुनिक चिकित्सा प्रणाली, स्वास्थ्य कार्यक्रम की बेहतर सुविधा, ये सब जो है, इन सब की वजह से ना तो कोई रोग, अकाल मृत्यु, महामारी, कुपोषण से कोई व्यक्ति जो है, इनकी मृत्यु जो है कम हो रही है, लोगों की मृत्यु, बच्चों की मृत्यु दर में कमी आ रही है। ठीक है भैया, लेकिन
जहां पर मृत्यु दर में कमी है वहीं पर जन्म दर में तीव्रता से वृद्धि आ रही है। ठीक भाई, मृत्यु दर में कमी है तो वो भी तो संख्या बढ़ाएंगे, मृत्यु दर में कमी है उनकी भी संख्या बनी है, और जन्म दर में वृद्धि हो रही है, यानी कि बच्चों के जन्म में वृद्धि हो रही है। तो जनसंख्या विस्फोट का भैया ये भी एक मुख्य कारण होता है, ये भी एक जो है मेन रीजन होता है। क्या? मृत्यु दर में निरंतर कमी। तो मृत्यु दर में निरंतर कमी जनसंख्या विस्फोट का एक मुख्य कारण है भैया। ठीक, इस तरह से इसको नोट कर लेंगे। आपको क्या मिल गया? जनसंख्या विस्फोट क्या है, जिसके जो है जनसंख्या विस्फोट के कारण पर उल्लेख कीजिए। ठीक, तो आपको जनसंख्या विस्फोट मिल गया, और जनसंख्या विस्फोट के कई कारण मिल गए, कई अथवा जनसंख्या विस्फोट के कारण निम्न हैं। तो निम्न में आप जो है इन सबको पा गए। पहला तो आप पाए भैया अशिक्षा, ठीक, यानी कि निरक्षरता। दूसरा आप पाए भैया निर्धनता भी आप पाते हैं ना, गरीबी भी पाते हैं। मृत्यु दर में निरंतर कमी पाते हैं, कम आय में विवाह पाते हैं। तो ये सब जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारण मिल जाते हैं। और ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में भैया 5 मार्क दिलाते हैं हमारे प्यारे बच्चों। 5 यानी कि 5 अंक आपको इस तरह से मिल जाएगा। ठीक, और आगे चलेंगे तो अगला आपका जन स्वास्थ्य चैप्टर से अगला टॉपिक आपका है जनसंख्या विस्फोट नियंत्रण पर निबंध लिखिए। देखेंगे भैया, अभी तो जनसंख्या विस्फोट किस वजह से हुआ, जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है, ठीक, यह मिला। लेकिन अब बात हो रही है कि जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण कैसे लगाया जाए, क्या किया जाए कि जनसंख्या विस्फोट ना हो सके। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न आपको जो है जन स्वास्थ्य चैप्टर से मिल रहा है, जनसंख्या विस्फोट नियंत्रण पर निबंध लिखना है। ठीक, वो अभी आपको जो भैया क्या मिलेगा, 3 मार्क से लेकर के 4 मार्क तक, यानी कि 3 अंक से लेकर के 4 अंक में मिल जाएगा। तो इसको एक पहला इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अथवा नोट जो लोग कर रहे हैं पेन और कॉपी से वो नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं भैया, अगला प्रश्न आपका, अगला टॉपिक। चलिए भैया, अगला क्या है, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण पर निबंध लिखिए। तो इस टाइप का प्रश्न जब पूछा जाएगा भैया, तो ये जो है मैक्सिमम 3 मार्क में पूछा जाएगा, यानी कि 3 अंक के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसको लिखेंगे कैसे, देखेंगे भैया। अभी तक हमारे प्यारे बच्चों क्या था, जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या विस्फोट के कारण यह मिल गया। अब बात आई है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कैसे स्थापित करेंगे, यानी कि जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण पर निबंध लिखिए। तो इस टाइप का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा 3 मार्क में, यानी कि 3 अंक में पूछे जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे तो क्या मिल जाता है हमारे प्यारे बच्चों, कि तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को क्या मिला है, कि तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। इस तरह से भाई तेजी के साथ जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है, क्या क्लियर नहीं, चलिए, तेजी के साथ जो जनसंख्या विस्फोट यानी कि जन दर में वृद्धि चल रही है। देखो भैया एक चीज यहां पर और हमारे प्यारे बच्चों, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इसी प्रश्न को कैसे पूछता है, जनसंख्या वृद्धि जो नियंत्रण दिया है इसी को पूछ लेता है परिवार, क्या, परिवार नियोजन कैसे किया जाए, परिवार नियोजन कैसे किया जाए, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक ना, तो जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या विस्फोट पर अंकुश लगाना, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपका यही आंसर होगा, क्या, कि तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। भाई बढ़ती हुई जो जनसंख्या वृद्धि है, यानी कि जो जनसंख्या विस्फोट है, उस जनसंख्या विस्फोट पर यानी कि जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगा देना, रोक लगा देना, नियंत्रित कर देना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है हमारे प्यारे बच्चों। अब मिला है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं, ऐसा लिख देंगे आप। ठीक, उसके बाद निम्न उपाय में पहली हेडिंग आपको मिल जाती है, पहला पॉइंट आपको मिल जाता है शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करके।
ठीक, इस तरह से आपको जो है हेडिंग बना देना है। उसके बाद इसमें लिखना है क्या कि शिक्षित व्यक्ति प्रायः आय एवं व्यय के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। जो शिक्षित समाज के लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, उनको आय और व्यय यानी कि कितना कमाना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए और कितना खर्च करना चाहिए, व्यय मतलब होता है खर्च करना, इसके सिद्धांत से जो है शिक्षित लोग जो है भली भांति जो है परिचित रहते हैं, यानी कि शिक्षित लोगों को इसका पता रहता है, नॉलेज रहता है। ठीक, इसलिए जो है वे क्या करते हैं भैया, सीमित परिवार के महत्व को समझते हैं। सीमित परिवार का मतलब होता है भैया सीमित रहना, नियंत्रित रहना, परिवार में सदस्यों की संख्या नियंत्रित रहना, लिमिटेड में रहना। ठीक, क्या मिलता है देखें भैया, अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, शिक्षित समाज का है, तो सिंपल सी बात है, उसका जितना इनकम है, जितना वो कमा रहा है, जितना उसका आय है, उसी के अकॉर्डिंग वो खर्च भी करेगा। ठीक भाई, जितना कमा रहा है उससे थोड़ा बहुत कम खर्च करेगा। ठीक, यानी कि उसको अपना परिवार कैसे चलाना है उसको अच्छी तरह से पता होता है, कितना कमाना है, कितना कमा रहा है, कितना खर्च करना है, सब पता रहता है। जिसकी वजह से वो क्या करता भाई, अपने इनकम के आधार पर, जितना वो कमा रहा है उसके आधार पर कितना वो खर्च कर सकता है, उसी के आधार पर अपने परिवार को लिमिटेड रखता है। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बच्चों के जन्म में अंतर रखना जानता है कि अगर पहली संतान हुई है तो दूसरी संतान उसको कब जन्म देना है, फैमिली प्लानिंग करके भैया संतान को जन्म देता है। ठीक, इस आधार पर भैया वह क्या कर सकता है, परिवार को सामान्यता सीमित रख सकता है। अगर परिवार को सीमित रखेगा तो सिंपल सी बात है, सरल सी बात है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लग सकता है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। इस प्रकार जो है शिक्षा की सुविधाओं का जितना ज्यादा विस्तार होगा, जितना जो है देश के नागरिक जो है शिक्षित होंगे, उतना उनको जो है आय एवं व्यय का ज्ञान होगा। जब आय एवं व्यय का ज्ञान होगा तो परिवार को सीमित रखेंगे, परिवार को सीमित रखेंगे तो क्या होगा भैया, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। ठीक, चलिए आगे मिल जाता है। इसी तरह से बच्चे की संख्या का नियम क्या मिला है, निर्धारण। तो इस प्रकार भाई बच्चे की संख्या का निर्धारण करने की अगर बात आएगी ना, तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रति परिवार बच्चों की संख्या को निर्धारित की जानी चाहिए। इसके लिए सरकारी स्तर पर कानून में संशोधन, देखो भैया क्या है, यहाँ पर सीधा सीधा ये कह रहा है कि सरकारी स्तर पर यानी कि सरकार के द्वारा एक कानून में संशोधन किया जाना चाहिए कि भाई परिवार में जनसंख्या की जो बच्चे की संख्या है उसको लिमिटेड रखा जाए। देश के प्रत्येक नागरिक का ये परम कर्तव्य होता है, उसको कानूनी तौर पर जो है प्रेरित किया जाए, जिससे जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। ठीक, तभी जनसंख्या पर नियंत्रण जो है हो सकता है, जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाया जा सकता है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। इस तरह से जनसंख्या वृद्धि को बच्चे की संख्या का निर्धारण करके कि बच्चों को कितना जन्म, एक माता पिता के पास कितने बच्चे होने चाहिए। देखो भैया 1951 में 1951 में सरकार के द्वारा भैया एक योजना लाई गई जिसे परिवार नियोजन योजना कहा गया। तो परिवार नियोजन योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि देश की जो निर्धनता, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा चुकी है, देश हमारा निर्धनता की तरफ जा रहा है। ठीक, तो देश को बचाने के लिए जो है, देश को कर्ज से बचाने के लिए जो है परिवार की सदस्यों की संख्या लिमिट में की जाए अथवा जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाया जाए। ठीक, तो समुचित तरीके से बच्चे को जन्म दिया जा सके, बच्चे के जन्म में अंतर रखा जाए। और इस परिवार नियोजन योजना को आज जो है भाई, परिवार नियोजन का मतलब होता है हमारे प्यारे बच्चों फैमिली प्लानिंग, लेकिन अब इसी को जो है परिवार कल्याण योजना नाम दे दिया गया है, फैमिली वेलफेयर। परिवार, इसी का नाम चेंज कर दिया गया परिवार कल्याण योजना, कि भाई परिवार का आपका कल्याण तभी होगा जब आप जो है परिवार में सदस्यों के बच्चों के जन्म में अंतर रखेंगे, समुचित तरीके से बच्चे के जन्म में बच्चे को जन्म देंगे। यानी कि इस योजना के अंतर्गत जो है हम दो हमारे दो का नारा चलता है।
हम दो हमारे दो, हम दो का मतलब है कि माता पिता दंपत्ति, और हमारे दो का मतलब है कि उनके बच्चे, एक पुत्र एक पुत्री, अथवा कोई दिक्कत नहीं है दोनों पुत्रियां हो अथवा दोनों पुत्र हो, यानी कि दो संतान से ज्यादा तीसरी संतान ना हो। तो ऐसा करके जो है इस नियम का जो है उपयोग करके, इस नियम व्यवस्था को बना करके जो है क्या कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। बहुत दूर आपको नहीं जाना है, आपको सीधा सीधा जो है इस तरह से हेडिंग बना करके इतना आपको जो है एग्जाम में लिख देना है। ठीक, पहला यह बनाएंगे, इतना लिखेंगे भैया, फिर यह बनाएंगे, इतना लिख देंगे। हम आपको समझाने के लिए इतना विस्तार बता देते हैं, ठीक ना। चलिए आगे क्या मिल जाता है, विवाह योग्य आयु में वृद्धि करके। भाई क्या होता है, आज के लोग जो है क्या करते हैं, बच्चा जो है यौनावस्था में आया, यानी कि थोड़ा सा यंग हुआ, चाहे लड़के हों अथवा लड़कियां, ठीक, 12 से 14 वर्ष, यही ना, 18 से 20 वर्ष की अवस्था। तो क्या करते हैं इसमें कि उनके शादी विवाह को लेकर के माता पिता को चिंता बहुत होना शुरू हो जाता है, यानी कि माता पिता चिंतित बहुत हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि विवाह योग्य आयु में वृद्धि, यानी कि जो शादी विवाह की आयु होती है, एज होती है, उस एज में वृद्धि कर दिया जाए। बच्चों के शादी विवाह की जो उम्र होती है उसमें थोड़ा सा वृद्धि कर दिया जाए। भाई थोड़ा सा अगर वृद्धि कर देंगे तो क्या होगा भैया, यहाँ पर देखेंगे विवाह का जन्म से सीधा संबंध होता है। अगर भाई शादी विवाह होगा तो सिंपल सी बात है, बच्चे को जन्म देंगे, जन्म की क्रिया करेंगे ही करेंगे। भाई जब कम उम्र में जो है जब शादी विवाह होगा तो कम उम्र में जो है सीधा जो है क्या करेंगे भैया, जन्म करेंगे, बच्चे को जन्म देंगे। लेकिन अगर आयु को बढ़ा दिया जाए, शादी विवाह की एज को बढ़ा दिया जाए, तो अगर शादी विवाह लेट होगा, देरी से होगा, तो क्या होगा, जन्म भी देरी से होगा, बच्चे को जन्म जो है देर से देंगे, ठीक भैया। अतः क्या होगी, विवाह की उम्र में वृद्धि कर देनी चाहिए कि भैया। इस कारण से जो है जनसंख्या वृद्धि पर जो है नियंत्रण लगाया जा सकता है, जनसंख्या वृद्धि को स्थापित किया जा सकता है। ठीक, तो क्या मिला, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण अथवा जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण पर निबंध लिखने के लिए इस तरह से पूछा जाएगा। सीधा आपको जो है इस तरह से लिख देना है कि तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। भाई जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं, समझ में आ रहा भैया। चलिए फिर उसके बाद आपको निम्न उपाय में शिक्षा की सुविधा, ठीक, बच्चे की संख्या का निर्धारण, विवाह योग्य आयु में वृद्धि, ये सब जो है करके जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाया जा सकता है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। चलिए भैया और भी कारण मिलते हैं, और भी कई रीजन हैं, चलिए उसको समझ लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि पर और कौन कौन से कारण हैं जो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित करा सकते हैं। तो इतना तो पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर चलते हैं अगला, इसी तरह से चौथा मिल जाएगा, हो गया। चलिए आगे देखेंगे भैया, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के और भी अन्य उपाय हैं, और भी जो है अन्य कारण मिलते हैं, कैसे नियंत्रित किया जा सकता है उसको देख लेते हैं। चलिए भैया अगला जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण का उपाय है परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देना, यानी कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा दे करके जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण पर अंकुश लगाया जा सकता है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण किया जा सकता है। तो क्या होगा, जैसे परिवार नियोजन कार्यक्रम, भाई देखिए परिवार को नियोजित तरीके से, अभी हम आपको बताया ना भैया, परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, जिसे आज परिवार कल्याण योजना कहा जाता है। इसके तहत जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों के जन्म में अंतर रखा जाए, यानी कि प्रथम संतान कब चाहिए, द्वितीय संतान कब चाहिए, तो बच्चों के जन्म में अंतर रखा जा सके। तो इसके लिए अनेकों प्रकार की जो है गर्भ निरोधक गोलियां, जैसे गर्भ निरोधक गोली में देखेंगे तो जैसे माला डी, सहेली, भाई देखिए क्या होता है, संभोग की क्रिया के बाद भाई अगर असुरक्षित यौन संबंध हो चुका है
तो असुरक्षित यौन संबंध होने के बाद 72 घंटे के अंदर जो है सहेली जैसी गोली ली जा सकती है, ठीक, जो गर्भ निरोधक यानी कि गर्भ को ठहरने नहीं देगी, सगर्भता को नहीं होने देगी। इसके साथ साथ और भी अन्य गर्भ निरोधक गोलियां जैसे माला डी मिल जाती हैं। इसके अतिरिक्त और भी अन्य कई, जैसे देखेंगे डीपो-प्रोवेरा नामक इंजेक्शन भी लगाया जाता है, जो लगभग 3 माह तक चलता है। 3 माह के बाद फिर से लगवाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो है, जैसे क्या होता है कि कुछ दंपति क्या करते हैं, कुछ पति पत्नी जो है संतान को लंबे समय तक जन्म नहीं देना चाहते, तो उनके लिए जो है नार प्लांट कैप्सूल आता है। वह नार प्लांट कैप्सूल जो है क्या होता है, महिला के त्वचा में अंतर्रोपित कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। और यह नार प्लांट कैप्सूल लगभग 5 साल तक कार्य करता है, यानी कि 5 साल तक वह महिला जो है बच्चे के जन्म में अंतर रख सकती है। तो सिंपल है भैया, क्या होता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम, भाई परिवार नियोजन के अंतर्गत जो है क्या होता है, भारत सरकार के द्वारा कुछ जो है कर्मचारी अथवा अधिकारी नियुक्त किए गए होते हैं, जो घर घर जाकर के जो है संगोष्ठी लगाकर यानी कि कई लोगों को, गांव के कई लोगों को एक जगह एकत्रित करके जो है, देखते ना अधिकांश महिलाएं आती हैं घर घर, वो क्या करती भैया, बड़ा सा बैनर लिए रहती है, परिवार नियोजन, बड़ा सा बैनर रहता है, उसी बैनर पर जो है लिखा रहता है परिवार नियोजन कार्यक्रम लिखा रहता है। तो महिलाएं आती हैं घर घर पर, वो क्या करते हैं, परिवार नियोजन के बारे में 10, 5, 20 जो है महिलाओं को और एकत्रित करती हैं, गांव के और लोगों को एकत्रित करके जो है परिवार नियोजन के अंतर्गत समझाती हैं, उसका क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, ये सब समझाया जाता है। तो इसी को बोलते हैं परिवार नियोजन कार्यक्रम, यानी कि संगोष्ठी लगा करके परिवार नियोजन, परिवार को किस तरह से नियोजित किया जा सके, परिवार का नियोजन कैसे किया जा सके, इसके बारे में समझाया जाता है। और गर्भ निरोधक गोलियां, भाई अगर जो है सगर्भता हो चुका है, प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, तो गर्भ निरोधक गोली के रूप में सहेली, माला डी, इंजेक्शन के रूप में डीपो-प्रोवेरा अथवा नार प्लांट कैप्सूल को कैसे लिया जाए, कैसे बच्चों के जन्म में अंतर रखा जाए, ये सब जो है क्या किया जाता है, संगोष्ठी के अंतर्गत इस कार्यक्रम के, परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत समझाया जाता है, जिससे जो है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। क्लियर हो गया भैया? तो यानी कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को जितना ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, उतना ज्यादा जो है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, जन्म दर में अंकुश लगाया जा सकता है। ठीक, एक उपाय तो ये भी मिल गया। अब 5वां उपाय क्या मिलता भैया, कृषि एवं उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि। कृषि एवं उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करके, भाई अब कैसे होगा, यहाँ पर देखते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं भैया, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास आधुनिक कृषि यंत्र नहीं होते हैं, ठीक, जिससे अथवा जो है उनके पास कृषि के लिए ज्यादातर जो है तकनीकी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, जिसके तहत वो संतान की उत्पत्ति करते हैं, परिवार को लंबा बनाते हैं। भाई अगर ज्यादा परिवार होंगे, परिवार में ज्यादा सदस्य होंगे, तो खेती का काम करना होगा, तो जो है जल्दी से खेती का काम निपटा लेंगे, ऐसा जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मानना होता है। लेकिन यहाँ पर जो है, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएं, तकनीकी को अधिकाधिक उपलब्ध कराया जाए, यानी कि कृषि से संबंधित जितनी तकनीकी हो उसको ज्यादातर जो है अगर उपलब्ध कराया जाए, तो क्या होगा भैया, कम जनशक्ति होगी, यानी कि लोगों की जरूरत कम पड़ेगी, कृषि में लोगों की जरूरत कम पड़ेगी। जब कृषि में लोगों की जरूरत कम पड़ेगी, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या करेंगे भैया, सीमित परिवार के प्रति जो है उनकी रुचि उत्पन्न होगी, यानी कि भाई छोटा परिवार होगा तभी उनकी कृषि हो सकती है, उनकी खेती हो सकता है, उनका उद्योग हो सकता है। ठीक, तो सीमित बच्चे को जन्म देंगे, यानी कि परिवार को सीमित करने के लिए उनकी रुचि बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इस प्रकार जो है कृषि एवं उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करके जो है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो ये हो गया भैया जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के संबंध में निबंध। ठीक, तो जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के किसे कहते हैं, कैसे होता हुआ आप जान गए। और जो है जनसंख्या वृद्धि
के नियंत्रण पर जो है अनेकों उपाय मिलते हैं, तो इस उपाय को आप समझ गए। ठीक इसी तरह से अगर जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण पर निबंध लिखने के लिए आएगा, कभी भी आएगा भैया बोर्ड एग्जाम में, तो कभी भी का मतलब है कि 100% ऐसे प्रश्न आने वाले हैं आपकी बार। ठीक, तो इसलिए जो है आप ध्यान देंगे कि जब भी पूछे जाएंगे 3 अंक के प्रश्न होते हैं, 3 मार्क में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। चलिए हो गया, चलिए भैया चलिए अगला प्रश्न है हमारे प्यारे बच्चों, बंध्याकरण से क्या तात्पर्य है तथा इसकी विधियां लिखना है। तो सीधा सीधा देखेंगे भैया, एक चीज यहां पर कुछ चीज ध्यान में रखेंगे, कभी कभी तो ऐसे पूछता है बंध्याकरण करके पूछ लेता है। क्या कहता है? बंध्याकरण ऐसे पूछेगा भैया। देखेंगे थोड़ा सा अंतर है, यहां पर बंध्याकरण है और यहां पर बंध्याकरण है। बंध्याकरण का मतलब होता है बाझपन, इसको जो है बाझपन बोला जाता है। यानी कि ऐसे महिला अथवा पुरुष, ऐसे महिला अथवा पुरुष जो क्या कर सकते हैं भैया, जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, अर्थात जिसके जननांग अल्प विकसित होते हैं, जो जिसके जननांग जो है अनडेवलप होते हैं, अथवा जननांगों में कोई कमी होती है, कोई दोष होता है। ठीक, वे चाह करके भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। ऐसे महिला अथवा पुरुष जो है बद्ध महिला अथवा पुरुष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बद्ध यानी कि बाझ महिला अथवा पुरुष कहलाते हैं। ठीक, ये महिला अथवा पुरुष दोनों होते हैं भैया, महिला भी बाझ होती है और पुरुष भी बाझ होते हैं। तो सिंपल है कि ऐसे महिला अथवा पुरुष जो क्या करते हैं भैया, ऐसे महिला अथवा पुरुष जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, अर्थात जिस महिला अथवा पुरुष के जननांग अल्प विकसित होते हैं अथवा जननांगों में कोई दोष अथवा कमी होता है, ऐसे महिला अथवा पुरुष जो है बद्ध महिला अथवा पुरुष कहलाते हैं, यानी कि बाझ महिला अथवा पुरुष कहलाते हैं। और यह क्रिया जो है बंध्याकरण यानी कि बाझपन कहलाती है। क्लियर हो गया भैया? चलिए अब देखेंगे यहां पर बंध्याकरण है। बंध्याकरण क्या होता है इसको हमें जानना है, इसको समझना है। देखिएगा क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में कभी कभी बंध्याकरण भी देता है भैया, बंध्याकरण करके पूछेगा तो सिंपल आप इस तरह से लिख देंगे। अब बात आई है यहाँ पर बंध्याकरण से क्या तात्पर्य है। ठीक, देखो भैया है तो बहुत सरल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इस टाइप का अगर प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा भाई 100% श्योर है हमारे प्यारे बच्चों कि ये पूछा ही जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे सीधा सीधा, अब बंध्याकरण में होता क्या है कि ऐसे इच्छुक महिला अथवा पुरुष भैया क्या करते हैं, जिनके पास 2 बच्चे अथवा जो है क्या करते हैं भैया, बच्चे को जो अब जन्म नहीं देना चाहते हैं। ठीक भाई, एक बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए, ठीक ना, उसके बाद वो चाहते हैं कि हमको अब बच्चे नहीं चाहिए। तो ऐसे इच्छुक महिला अथवा पुरुष भैया क्या करते हैं, जो बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते। ठीक, ऐसे महिला अथवा पुरुष चिकित्सकीय माध्यम द्वारा क्या करते हैं भैया, चिकित्सकीय माध्यम द्वारा पुरुष तथा महिला के जनन वाहिनियों को जो है काट कर बांध दिया जाता है। वे इच्छुक महिला अथवा पुरुष जो संतान को जन्म नहीं देना चाहते अथवा जिनके पास 1 अथवा 2 संतान हो जाती है और बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते, ऐसे महिला अथवा पुरुष का चिकित्सकीय माध्यम द्वारा यानी कि डॉक्टरी विधि द्वारा, डॉक्टर के द्वारा नर तथा मादा मानव के जनन वाहिनियों को जो है काट करके बांध दिया जाता है, जिससे भैया जन्म क्षमता को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। यानी कि भाई अगर यह बंध्याकरण करा लिया जाएगा तो ये जो है क्या होगा भैया, एक अस्थायी विधि हो जाती है। अब वह महिला अथवा पुरुष चाह करके भी जो है बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, लेकिन इसके पहले बच्चे को जन्म दे सकते थे। ठीक ना, ठीक सिंपल है। तो बंध्याकरण में क्या है
कि बंध्याकरण जो है इच्छुक महिला अथवा पुरुष कराते हैं जिनके पास एक दो संतान हो जाते हैं, ठीक। और जो है जब बंध्याकरण करा लेते हैं भैया, इनका जनन वाहिनी जो है डॉक्टरी विधि द्वारा काट करके गांठ दे दी जाती है, गांठ बांध दिया जाता है और फिर उसके बाद वो संतान को जन्म नहीं दे सकते। लेकिन जो बंध्याकरण वाले होते हैं एक जन्म से ही भैया प्राकृतिक रूप से जो है बिल्कुल संतान को जन्म ही नहीं दे सकते, ठीक। यानी कि ये जो है शुरू से ही बद्ध होते हैं, इनके जननांग अल्प विकसित होते हैं, अनडेवलपमेंट होते हैं, जननांगों में कोई कमी अथवा दोष होता है। स्पष्ट हो गया भैया? तो सिंपल है। अगर इस तरह से पूछा गया कि बंध्याकरण से क्या तात्पर्य है, इसकी विधियां लिखिए, तो सिंपल है भैया, बंध्याकरण एक ऐसी तकनीक है जिसमें नर तथा मादा के जनन वाहिनी, अब भाई नर मानव के जनन वाहिनी की बात करेंगे तो क्या होगा? शुक्र वाहिनी। क्या बोलते हैं? नर मानव के शुक्र वाहिनी को, जिसे जो है वास डिफरेंस कहते हैं, ठीक। और मादा मानव के जनन वाहिनी को क्या बोलेंगे? अंड वाहिनी। यही नर मानव के जनन वाहिनी के रूप में शुक्र वाहिनी को और मादा मानव के अंड वाहिनी को जो है चिकित्सकीय विधि द्वारा काट करके बांध दिया जाता है, ठीक। इस प्रकार जो है ऐसे मानव में जनन क्षमता स्थायी रूप से रोक दी जाती है, बिल्कुल जनन होगा ही नहीं, ठीक भैया। और यह जो है सबसे सफल विधि मानी जाती है, क्लियर भैया? यह क्रिया जो है बंध्याकरण कहलाती है, यानी कि नसबंदी कहलाती है। तो कभी कभी तो बोर्ड एग्जाम में इसी को भैया ऐसे नसबंदी करके पूछ लेगा, ठीक। नसबंदी ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक, नसबंदी या बंध्याकरण, ठीक। तो हमारे प्यारे बच्चों बिल्कुल इस तरह से आपको लिख देना है। अब देखेंगे ये नसबंदी अथवा बंध्याकरण दो तरह से होता है। एक तो होता है महिला नसबंदी के रूप में और दूसरा होता है भैया पुरुष नसबंदी के रूप में। महिला नसबंदी की बात करेंगे भाई, महिला के जनन वाहिनी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी बोलते हैं, ठीक। अंडवाहिनी एक ट्यूब के आकार की नलिका होती है, ट्यूब जैसी होती है। और बायोलॉजी में क्या होता है, जीव विज्ञान में किसी चीज को अगर काटा जाए तो उसको टॉमी बोलते हैं। किसी चीज को अगर जीव विज्ञान में चिकित्सकीय माध्यम में डॉक्टरी माध्यम में अगर किसी चीज को काटा जाता है ना तो उसको बोलते हैं टॉमी। अब महिला के अंडवाहिनी को यानी कि महिला के जब ट्यूब को काटा जाता है, भाई महिला के ट्यूब को टॉमी कर दिए यानी कि ट्यूबेक्टोमी, ठीक। तो महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। कभी कभी तो बोर्ड एग्जाम में केवल ट्यूबेक्टोमी पूछता है, ट्यूबेक्टोमी और वैक्सेक्टोमी पूछ लेगा भैया, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। तो ऐसा नहीं होगा, महिला में अंडवाहिनी को ट्यूब बोलते हैं, ठीक। तो वो फाइलोपियन ट्यूब बोलते हैं ना, तो फाइलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं? टॉमी कर देते हैं, मतलब कट कर देते हैं। थोड़ा सा यहां पर देखेंगे, चलिए भैया हम यहां पर कुछ इस तरह से संरचना बना देते हैं, ऐसे ऐसे ये है भैया, ठीक। ये क्या होता भैया? कुछ इस तरह से ऐसे आता है और ये जो है कुछ इस तरह से। देखेंगे भैया ये क्या है? अंडाशय है, ऐसे। अब क्या है? ये महिला का जननांग है। अब महिला के जननांग में देखेंगे भैया तो ये जो है क्या है? अंडवाहिनी, फालोपियन ट्यूब होती है। तो महिला के अंडवाहिनी में यही फालोपियन ट्यूब को यहां पर देखेंगे कुछ इस तरह से, यहीं पर जो है क्या करते हैं? ऐसे काट दिया जाता है, चिकित्सकीय विधि द्वारा ऐसे कट कर दिया जाता है, ठीक। काट करके डॉक्टरी गांठ लगा दिया जाता है, चिकित्सकीय गांठ लगा दिया जाता है। तो महिला के इसी को पूरा चाहे अंडवाहिनी कह लीजिए चाहे गर्भाशय की फालोपियन ट्यूब कह लीजिए, तो इसी फालोपियन ट्यूब को टॉमी कर दिया जाता है। जब ट्यूब को, भाई हम आपको बताए कि जो है जीव विज्ञान में किसी चीज को काटा जाता है उसको टॉमी बोलते हैं। तो जब ट्यूब को टॉमी कर देंगे तो उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक। महिला नसबंदी। तो सिंपल है भैया, क्या होता है इसमें जो है महिला नसबंदी में क्या होता है कि इसमें जो है महिला के अंडवाहिनी को
चिकित्सकीय विधि द्वारा काट करके बांध दिया जाता है, ताकि अंडाशय से, ये जो अंडाशय है ना, इस अंडाशय से जो अंडाणु बनते हैं, ये अंडाणु निकल करके फॉलोपियन ट्यूब अथवा गर्भाशय तक ना पहुंच सके, ठीक, अंडवाहिनी में आगे ना बढ़ सके, और निषेचन की प्रक्रिया जो है क्या हो भैया, पूरी ना हो सके। यानी कि जब अंडाशय से अंडाणु बनेंगे तो ये अंडाणु जो है क्या करेंगे भैया, फॉलोपियन ट्यूब में आगे नहीं बढ़ेंगे, जब आगे नहीं बढ़ेंगे तो निषेचन नहीं होगा, ठीक। और इस विधि में यानी कि महिला नसबंदी कराने पर महिला नसबंदी के जननांगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सेक्स ऑर्गन्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया भैया। तो इस तरह से आपको बंध्याकरण से क्या तात्पर्य है, इसकी विधियां लिखी है, तो बंध्याकरण में आपको इतना लिख देना है हमारे प्यारे बच्चों। फिर जो है इसकी विधियों की बात करेंगे तो इसकी निम्नतः दो विधियां मिलती हैं, एक महिला नसबंदी जिसे ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, सीधा आप इतना लिख देंगे कि महिला नसबंदी में क्या होता भैया, महिला के इच्छुक महिला के यानी कि जो महिला संतान को जन्म नहीं देना चाहती, ऐसी इच्छुक महिला के अंडवाहिनी को, ठीक, अथवा फॉलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं, चिकित्सकीय विधि द्वारा काट करके चिकित्सकीय गांठ दे दिया जाता है, ताकि उसके अंडाशय में बनने वाले अंडाणु अंडवाहिनी में आगे ना बढ़ सके, अर्थात निषेचन की प्रक्रिया पूरी ना हो सके, ठीक। और यह महिला नसबंदी सबसे सफल क्या होता भैया, जो है एक अस्थाई विधि होती है, ठीक, जिसमें महिला चाह करके भी बच्चे को फिर से जन्म नहीं दे सकती, और इस विधि में जो है जननांगों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, तो मिलता है पुरुष नसबंदी, जिसे वैक्सेक्टोमी कहा जाता है। अब भाई पुरुष के जो शुक्रवाहिनी होता है उसको वास डिफरेंस बोलते हैं, तो वास डिफरेंस यानी कि वास को काट दिया जाए, तो वास को काटेंगे तो वैक्स हो गया, और काटना जो है टोमी हो जाता है, यानी कि वैक्सेक्टोमी होता है, ठीक। तो पुरुष नसबंदी को वैक्सेक्टोमी करके भी पूछा जाता है। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या होगा, तो भाई सिंपल सी बात है, इस विधि में जो है पुरुष के शुक्रवाहिनी को क्या करते हैं, शुक्रवाहिनी को चिकित्सकीय विधि द्वारा काट करके गांठ यानी कि चिकित्सकीय गांठ दे दिया जाता है, ताकि वृषण में बनने वाले जो क्या होते हैं भैया, शुक्राणु होते हैं, जो वृषण में बनने वाले शुक्राणु हैं वे आगे ना बढ़ सके। भाई जब वृषण में बनने वाले शुक्राणु, जब शुक्रवाहिनी को काट दिया जाएगा तो शुक्राणु जो है शुक्राशय तक नहीं पहुंचेंगे, और ना ही शुक्राशय से शुक्राणु शिश्न तक पहुंचेंगे, और ना ही शिश्न से शुक्राणु का स्खलन होगा, ठीक भैया। यानी कि वृषण से बनने वाले शुक्राणु जो है क्या करेंगे, जब शुक्रवाहिनी कट जाएगी तो शुक्राणु आगे की तरफ नहीं बढ़ सकेंगे, जिससे निषेचन की प्रक्रिया भी पूरी नहीं होगी, निषेचन नहीं हो सकता। और इसमें भी क्या होता भैया कि इसमें जो है पुरुषों के जो जननांग होते हैं इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पुरुष नसबंदी से पुरुषों के सेक्स ऑर्गन्स पर, जननांगों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस तरह से ये मिल जाता है हमारे प्यारे बच्चों। इस तरह से ऐसी हेडिंग आपको जब भी पूछा जाएगा, और जब भी पूछा जाने का मतलब भैया कि श्योर है, 100% है, बिल्कुल सिंपल तो है, लेकिन जितनी सिंपल है उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम में जो है ये कुल मिलाकर के 3 मार्क में यानी कि 3 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको आप जो है नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे कुछ अगली हेडिंग देखेंगे जो अपने जनन और स्वास्थ्य चैप्टर से। चलिए भैया, तो इसको नोट कर लेंगे हमारे प्यारे बच्चों, नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अगली हेडिंग आपकी मिलेगी। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपका है चिकित्सकीय सगर्भता समापन पर टिप्पणी लिखिए। देखो भैया क्या होता है, जितना ये सिंपल है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। तो हमारे प्यारे बच्चों कभी कभी तो बोर्ड एग्जाम में इसको क्या करके पूछता है जानते हैं, एमटीपी भी करके पूछ लेता है कि एमटीपी पर टिप्पणी लिखिए। जैसे यहाँ पर जो चिकित्सकीय सगर्भता समापन है इस पर टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहा है। इसी चीज को जो है बोर्ड एग्जाम में कभी कभी जो है
एमटीपी पर टिप्पणी लिखने के लिए कह देता है। तो इसका फुल नेम क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, यानी कि चिकित्सकीय सगर्भता समापन। क्लियर हो गया? तो ऐसे भी पूछा जाता है। और हमारे प्यारे बच्चों, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या भैया? एकदम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में जरूर ये पूछा जाता है। तो देखेंगे, चिकित्सीय सगर्भता समापन पर टिप्पणी लिखने के लिए बात आएगी। तो हमारे प्यारे बच्चों, होता क्या है कि एक महिला के यूट्रस में, गर्भाशय में जो भ्रूण होता है, जो भ्रूण बना होता है, उस भ्रूण को परिपक्व होने के लिए, भ्रूण को परिपक्व होने के लिए कुल कितना समय लगता है? भ्रूण को परिपक्व होने के लिए कुल 9 माह का समय लगता है, 9 महीने का समय लगता है। महिला के यूट्रस यानी कि गर्भाशय में जो एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बना होता है, इसको परिपक्व होने में कुल कितना? 9 महीने का समय लगता है। यही समय ही जो है गर्भावधि कहलाती है। ठीक, लेकिन इस समय के पूर्ण होने से पहले ही लगभग प्रथम तिमाही अथवा 12 सप्ताह, यानी कि जब भ्रूण जो है लगभग 2 से 3 महीने का हुआ होता है, 2 से 3 माह का जब भ्रूण रहता है, तो इसी समय में जो है क्या किया जाता है कि कुछ जो है इच्छुक महिला के द्वारा अथवा इच्छुक दंपत्ति जो होते हैं, ये क्या करते हैं भैया? चिकित्सकीय माध्यम से भ्रूण को जो है नष्ट करा देते हैं, यूट्रस में ही भ्रूण को खत्म करा दिया जाता है। ठीक भाई, सगर्भता है, यानी कि बना हुआ जो भ्रूण है, इस भ्रूण को 2 से 3 माह में ही गर्भावधि पूर्ण होने से पहले, यानी कि 2 से 3 माह में क्या करते हैं? चिकित्सकीय विधि द्वारा डॉक्टरी तरीके से जो है डॉक्टर से मिल करके जो है क्या करते हैं? भ्रूण को नष्ट करा देते हैं, भ्रूण को जो है गर्भाशय में मार दिया जाता है। यही प्रक्रिया जो है चिकित्सीय सगर्भता समापन कहलाती है भैया। क्लियर हो गया? चलिए, अब होता क्या है हमारे प्यारे बच्चों कि यह जो चिकित्सीय सगर्भता समापन की प्रक्रिया है, यह मुख्य रूप से कानूनन अपराध होता है। क्या है? कानूनी तौर पर जो है इलीगल होता है। ठीक, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि जब जो है चिकित्सीय सगर्भता कराना आवश्यक हो जाता है। और परिस्थितियां हैं कौन कौन सी? देखेंगे, जैसे बलात्कार जैसी समस्याएं बनती भैया। क्या क्या होता है? आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, आए दिन जो है समाचार में देखते हैं कि क्या होता है भाई, बलात्कार जैसी जो है घटनाएं सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है चिकित्सीय सगर्भता कराना पड़ता है। ठीक, अथवा जो है असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ, भैया गर्भ नहीं चाहते हुए, बच्चा नहीं चाहते हुए क्या होता है, जब असुरक्षित यौन संबंध अपनाया जाता है दंपतियों के द्वारा, तो क्या होता भैया? आप उस गर्भ को जब नहीं चाहते हैं तो कुछ लोग जो है क्या करते हैं? चिकित्सकीय सगर्भता समापन की विधि अपनाते हैं, एमटीपी कराते हैं, यानी कि भ्रूण को नष्ट करा दिया जाता है। ठीक, यूट्रस में ही, गर्भाशय में ही। आगे देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, तो शिशु में जन्मजात रोग क्या होता भैया कि जैसे जब भ्रूण जो है 2 से 3 माह का हो जाता है, 5 माह का हो जाता है, तो शिशु का भाई क्या होता है, महिलाएं जो है अल्ट्रासाउंड अथवा जो है सोनोग्राफी वगैरह कराते हैं। तो मुख्य रूप से अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो इसमें जो है अल्ट्रासाउंड इसलिए कराते हैं कि जो भ्रूण जो है उसके यूट्रस यानी कि गर्भाशय में बना है, वह भ्रूण जो है स्वस्थ है, कोई किसी रोग से ग्रसित तो नहीं है, इन सबको पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में जो है शिशु जो बना है, उस शिशु में कोई जो है जन्मजात रोग है, ठीक, तो भाई जन्मजात रोग है तो क्या करेंगे? उस शिशु को जन्म देने पर भी दिक्कत होगी, इसलिए जो है क्या करते हैं, उस जो है शिशु को यानी कि भ्रूण को जो है क्या करते हैं भैया, गर्भ में ही यानी कि यूट्रस में ही, गर्भाशय में ही चिकित्सकीय सगर्भता विधि द्वारा नष्ट कर देते हैं, मार दिया जाता है। ठीक, और क्या मिलता भैया, कभी कभी तो क्या होता है कि गर्भ निरोधक गोलियां क्या होती है, विफल हो जाती हैं।
कुछ ऐसे दंपत्ति होते हैं जो संतान को नहीं चाहते हैं और गर्भ निरोधक गोली महिला खाती है, ठीक। लेकिन क्या होता है कि गर्भ निरोधक गोलियां कभी कभी एक्सपायर कर जाती हैं तो वह अच्छा काम नहीं करती हैं, विफल हो जाती हैं। तो ऐसे में जो है वह महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक, सगर्भ वाली हो जाती है, यानी कि गर्भ को धारण कर लेती है। तो ऐसे में क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, वह नहीं चाह रही तभी तो गर्भ निरोधक गोली खाती है। तो ऐसे में वह महिला जो है क्या करती है, या एमटीपी का सहारा लेती है, यानी कि चिकित्सकीय सगर्भता समापन कराती है। जबकि ये पूरी तरह से क्या है भैया, यह पूरी तरह से यह प्रक्रिया कानूनन अपराध होता है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है हमारे प्यारे बच्चों कि सगर्भता का चिकित्सकीय समापन अथवा चिकित्सकीय सगर्भता समापन कराना पड़ता है, एमटीपी कराना पड़ता है। एमटीपी हम बताए ना कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक। चलिए आगे देखेंगे भैया, यही रीजन है, इन्हीं सब वजह से जो है क्या होता है, इस प्रक्रिया द्वारा लिंग परीक्षण भी कर लिया जाता है भैया, ठीक ना। इसी एमटीपी से क्या करते हैं, जो भाई यह प्रक्रिया मजबूरन सब कराना पड़ेगा, तो इसी में जो है क्या होता है, लिंग का परीक्षण भी हो जाता है कि लड़का है कि लड़की है। जो भ्रूण बना है वह लड़का है कि लड़की है, पुत्र है कि पुत्री, इस प्रकार लिंग का परीक्षण भी कर लिया जाता है, ठीक। यही कारण है कि भैया भाई जब लिंग का पता चल जाता है ना, पता चला कि वह जो है पुत्री है, कन्या है, तो लोग क्या करते भैया, कन्या को जो है वरीयता बहुत कम दे रहे हैं। समझ आया, पढ़े लिखे लोग जो है पुत्रियों को, कन्याओं को जो है कम वरीयता देते हैं, ठीक। उनको ये रहता है कि हमारा जो है कन्या से हमारा वंश नहीं चलेगा, अगर पुत्र होगा तो हमारा वंश चलेगा, हमारा वंश चलाएगा। इस सोच में वो क्या करते भैया, लिंग का परीक्षण भी करा लेते हैं। और जो है जो कन्या अगर मिलती है, अगर कन्या मिल गई तो कन्या का भ्रूण हत्या कर दिया जाता भैया। यही रीजन है कि कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिल रहा है। समझ में आया भैया, बस इतना है। आपको सीधा सीधा चिकित्सकीय सगर्भता समापन पर टिप्पणी लिखने के लिए आएगा, अथवा आपसे जो है एमटीपी करके पूछा जाएगा कि एमटीपी पर टिप्पणी लिखिए। चाहे एमटीपी पर टिप्पणी करके पूछा जाए, चाहे इस चिकित्सकीय सगर्भता समापन पर टिप्पणी लिखने के लिए बोला जाएगा, आपको सीधा यही लिख देना है भैया कि गर्भावधि पूर्ण होने से पहले ही भ्रूण को जो है समाप्त कर देना चिकित्सकीय सगर्भता समापन कहलाता है हमारे प्यारे बच्चों। और यह प्रक्रिया जो है लगभग 2 से 3 माह में करा देनी होती है, यानी कि प्रथम तिमाही से अथवा 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित यहां तक कराया जा सकता है। और यह प्रक्रिया जो है भैया कानूनन अपराध होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है कि यह कराना आवश्यक हो जाता है, जैसे बलात्कार, असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ, शिशु में जन्मजात रोग अथवा गर्भ निरोधक गोलियों के विफल होने पर। क्लियर हो गया भैया, ठीक। और इसी जो है इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है क्या होता भैया, आजकल लिंग परीक्षण भी हो रहा है, ठीक। जिसकी वजह है कि कन्याओं का हत्या कर दिया जाता है, अगर भ्रूण के रूप में कन्या है तो उसको हत्या किया जा रहा है, ठीक। इस तरह से हमारे प्यारे बच्चों इतना जो है इस तरह से लिख देंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या होता है उसको समझ लेते हैं। हो गया, चलिए अगला प्रश्न हमारे प्यारे बच्चों उल्बेधन या एमनियोसेंटेसिस है। उल्बेधन या एमनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी लिखने के लिए या संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बहुत पूछा जाता है। और हम आपको बता दें यह प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है भैया, मोस्ट आईएमपी होता है, ठीक। वैसे तो देखा जाए है तो बहुत ही सरल, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए तो ये जो है मैक्सिमम कितने भैया 3 अंक में पूछा जाता है, यानी कि 3 मार्क का प्रश्न होता है, ठीक। इस तरह से अब देखेंगे उल्बेधन या एमनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है भैया। थोड़ा सा हम एक स्ट्रक्चर यानी कि एक डायग्राम ड्रा करके समझेंगे तो क्या मिलता है, कुछ इस तरह की संरचना देखेंगे। चलिए क्या हो गया,
ऐसे भी। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, यानी कि मादा जनन तंत्र है। ठीक भैया, क्या है थोड़ा सा ऐसे समझेंगे। इस तरह से चलिए, ये मादा जनन तंत्र है भैया। अब इसमें देखेंगे तो ये जो है थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं इसे। ये क्या भैया, फॉलोपियन ट्यूब है, अंडवाहिनी नलिका है, बस कुछ इस तरह से देखेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा नेमनेट कर दें। ये क्या है भैया, अंडवाहिनी है। और क्या होता भैया, यहां पर कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे इस तरह से। तो ये जो है अंडाशय है भैया, ये अंडाशय होता है। ये क्या है, ये गर्भाशय है भैया। क्या है, गर्भाशय, जिसे यूट्रस कहा जाता है। ये है वेजाइना, यानी कि योनि है। ठीक, अब देखेंगे ये जो अंडवाहिनी है इसी को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। इस फैलोपियन ट्यूब का ये झालर कहलाता है, इसको फिम्बरी कहते हैं। और ये जो क्षेत्र होता है इसको तुम्बिका बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं, तुम्बिका बोलते हैं। और ये जो है संकीर्ण पथ होता है, संकीर्ण पथ होता है। क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा समझेंगे भैया। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि मादा जनन तंत्र है। अब इस मादा जनन तंत्र का जो ये गर्भाशयी भाग होता भैया, ये गर्भाशय 2 स्तर के बने होते हैं। गर्भाशय जो है ये 2 स्तर के बने होते हैं। चलो इसको हम कलर कर देते हैं। ये जो अंदर का स्तर है भैया, इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। गर्भाशय जो होते हैं 2 स्तर के, एक जो है अंदर का स्तर जो होता है एंडोमेट्रियम कहलाता है। क्या होता है, एंडोमेट्रियम, इस तरह से। अब गर्भाशय का जो वाय भाग होता है, यानी कि ये वाला भाग, इसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। वाय भाग को मायोमेट्रियम और अंत भाग को एंडोमेट्रियम बोला जाता है। थोड़ा सा समझेंगे हमारे प्यारे बच्चों। क्या होता है कि फीमेल के जो अंडाशय है, क्या भैया, ये अंडाशय है। ठीक, फीमेल के अंडाशय में जब अंडाणु का फॉर्मेशन होता है, यानी कि अंडाणु बनते हैं और अंडाणु का अंडोत्सर्ग भी हो जाता है, और अंडाणु जब बाहर निकलते हैं तो ये अंडवाहिनी की जो फिम्बरी होती है इसमें छोटा सा छेद होता है। ये अंडाणु को अवशोषित कर लेती है और अंडाणु जो है क्या करते हैं, इस अंडवाहिनी के तुम्बिका क्षेत्र में, यानी कि यहाँ जाकर के अंडाणु जो है स्थित हो जाते हैं। तुम्बिका क्षेत्र में अंडाणु आ जाते हैं। और होता क्या है भैया, क्या होता है कि जब जो है पुरुष के शिश्न से शुक्राणु जो है स्खलित होते हैं, कहाँ, फीमेल की वेजाइना से। जब पुरुष के शिश्न से फीमेल की वेजाइना में, यानी कि यौन में शुक्राणु का स्खलन होता है, तो ये शुक्राणु जो है चल करके जो है सीधा क्या करते हैं भैया, कुछ इस तरह से ऐसे चल करके इसी अंडाणु से मिल जाते हैं। जब शुक्राणु अंडाणु से मिलते हैं ना, तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया निषेचन हो जाती है। निषेचन की क्रिया होती है और इसी निषेचन की क्रिया में युग्मनज बन जाता है। और यही युग्मनज जो है क्या करता है, युग्मनजों में समसूत्री विभाजन चलता है। और यही युग्मनज जो है कहाँ आ जाता है, ये जानते हैं, गर्भाशय में आ जाता है, यूट्रस में आ जाता है। क्लियर हो रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते भैया, गर्भाशय जा रहे हैं ना आप। चलिए ये जो है भ्रूण कहाँ भैया, ये युग्मनज कहाँ आता है, गर्भाशय में आ जाता है। अब इसको जो है भ्रूण बोला जाता है। क्या बोलते हैं, भ्रूण, यानी कि एम्ब्रियो बोला जाता है। और यह एम्ब्रियो जो होता है गर्भाशय के इसी एंडोमेट्रियम दीवार से, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम दीवार से भ्रूण जो है ऐसे जुड़ जाता है भैया।
ठीक। अब होता क्या है कि गर्भाशय के एंडोमेट्रियम की दीवार से जब भ्रूण जुड़ता है तो गर्भाशय का एंडोमेट्रियम चारों तरफ से भ्रूण को घेर लेता है। ऐसे गर्भाशय की एंडोमेट्रियम जो होती है वो भ्रूण को चारों तरफ से ऐसे क्या करती है, घेर लेती है। क्लियर हो गया भैया। जब गर्भाशय चारों तरफ से घिरता है ना तो गर्भाशय में एक जो है भैया क्या होता है, लेयर बन जाता है। एक जो है अस्तर होता है जिसे कोरियोन कहा जाता है भैया। क्या कहते हैं, कोरियोन। इस अस्तर को जो है कोरियोन बोला जाता है, कोरियोन बोला जाता है। अब इसी अस्तर के अंदर जो है क्या होता है, भ्रूण जो होता है नाभ नाल के थ्रू जो है ऐसे जुड़ा रहता है। भ्रूण जो है क्या करता है, नाभ नाल, ये नाभ नाल है और ये भ्रूण है। क्या देखे भैया, ये क्या है, भ्रूण है। ये भ्रूण जो है नाभ नाल है, इस नाभ नाल से जो है जुड़ जाता है। अब होता क्या है भैया कि भ्रूण की सुरक्षा के लिए एक जो है, भ्रूण की सुरक्षा के लिए एक जो है झिल्ली नुमा संरचना बन जाती है। इसी झिल्ली नुमा संरचना को एमनियोन कहा जाता है भैया। क्या कहते हैं, एमनियोन कहते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, एमनियोन। और इसी झिल्ली के अंदर जो है तरल पदार्थ पाए जाते हैं भैया, लिक्विड के आकार के पदार्थ पाए जाते हैं जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। क्या कहते हैं, एमनियोटिक, एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि उल्ब द्रव कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, उल्ब द्रव कहा जाता है। ठीक भैया, थोड़ा सा हमको यही इतना समझना है। कहने का मतलब है कि जो अंडाशय से अंडाणु आए, शुक्राणु के साथ निषेचन की क्रिया में युग्मनज बना और यही युग्मनज जो है भ्रूण गर्भाशय के अंदर भ्रूण कहलाया और जो है गर्भाशय की दीवार के एंडोमेट्रियम से जो है जुड़ जाता है भ्रूण। जब गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से भ्रूण जुड़ता है तो गर्भाशय का एंडोमेट्रियम चारों तरफ से भ्रूण को घेर लेता है और भ्रूण जो है क्या होता है, भ्रूण पर जो है कोरियोन बन जाता है और जो है जो भ्रूण रहता है भैया वो नाभि नाल से क्या करता है, एक झिल्ली के आकार जैसी संरचना में बंद हो जाता है जिसे एमनियोन कहा जाता है। ठीक, इस झिल्ली को क्या बोलेंगे, एमनियोन। यही है एमनियोन। और इसी एमनियोन के अंदर जो होता है तरल पदार्थ जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है, उल्ब द्रव कहा जाता है। इसी उल्ब द्रव में भ्रूण जो है क्या करता है भैया, उल्ब द्रव में भ्रूण जो है डूबा रहता है और उल्ब द्रव ही भ्रूण को नष्ट होने से बचाता है, सूखने से बचाता है। और इसी भ्रूण की कुछ कोशिकाएं जो है उल्ब द्रव में रहती है। ठीक, भ्रूण की कुछ कोशिका जो है उल्ब द्रव में आई हुई होती है। अब होता क्या है हमारे प्यारे बच्चों, चिकित्सकीय माध्यम द्वारा भ्रूण का पता लगाने के लिए कि भ्रूण में कोई आनुवांशिक रोग तो नहीं है, भ्रूण में कोई गुणसूत्रीय असामान्यता तो नहीं है। भाई गुणसूत्रीय असामान्यता का मतलब क्या होता है, गुणसूत्रीय विकार यानी कि सिंड्रोम। कोई जो है डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, कोई क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तो नहीं है, कोई टर्नर सिंड्रोम तो नहीं है, कोई पटाउ सिंड्रोम तो नहीं है, कोई भैया क्या बोलते हैं क्राइडुचेट सिंड्रोम तो नहीं है, कोई एडवर्ड सिंड्रोम तो नहीं है। सिंड्रोम का पता लगाने के लिए अथवा कोई अन्य आनुवांशिक रोग जैसे हीमोफीलिया हो गया, वर्णांधता हो गया, एल्केप्टोन्यूरिया हो गया, फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया, ऐसे आनुवांशिक रोग का पता लगाने के लिए चिकित्सकीय तरीके से क्या करते हैं, एक इंजेक्शन लिया जाता है। इंजेक्शन को जो है क्या करते हैं, भ्रूण के एमनियोन में इंटर करा देते हैं, ऐसे चुभा देते हैं। जब भाई एमनियोन एक झिल्ली नुमा संरचना है, इसी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरे होते हैं, उल्ब द्रव भरे होते हैं। जब इंजेक्शन को जो है क्या करते हैं, एमनियोन में लगाते हैं, चुभोते हैं, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक भैया क्या करते हैं, थोड़ी मात्रा में उल्ब द्रव को निकाल लेते हैं, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लिया जाता है। और हम आपको बताएं कि इसी एमनियोटिक फ्लूइड में इस भ्रूण की कुछ कोशिका भी आ जाती है और इसी कोशिका के आधार पर, इसी उल्ब द्रव के आधार पर जो है क्या करते हैं, इस भ्रूण की आनुवांशिक रोग का पता लगाया जाता है। यही प्रक्रिया हमारे प्यारे बच्चों उल्ब भेदन यानी कि एमनियोसेंटेसिस कहलाती है।
सिंपल है, आसान भी है, बहुत सरल है। हो सके तो आप फिगर भी बना दीजिएगा, इस तरह से जो है चित्र बना देंगे और अच्छा होगा भैया, बेहतर होगा। अगर नहीं भी फिगर बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं हमारे प्यारे बच्चों, आप सीधा सीधा अगर उलभेदन यानी कि एमनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी पूछा जाए तो सीधा आपको इतना लिख देना है, जैसे हम आपको अभी समझाए। क्या है कि यह एक तकनीक है भैया, तकनीक का मतलब है कि चिकित्सकीय विधि है, ठीक। और इसमें क्या होता है कि इसका उपयोग करके गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्रीय असामान्यता तथा अन्य व्यवस्था की जानकारी किया जाता है। यानी कि जो भ्रूण में गुणसूत्रीय व्यवस्था यानी कि सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक, इसका पता लगाया जाता है। अथवा अन्य व्यवस्था की जानकारी, अन्य व्यवस्था मतलब आनुवांशिक रोग का, हीमोफीलिया, वरादता, इन सब रोग का पता किया जाता है। और इसमें जो होता भैया ना, इसमें गर्भ से एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है, ठीक। एमनियोटिक द्रव को क्या करते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है। जैसे आपको भी बताए हम ना, एमनियोन में इंजेक्शन को इंटर कराएंगे और आसानी से सावधानी पूर्वक एमनियोटिक द्रव को निकाल लेंगे भैया, जिससे उल्ब द्रव भी कहा जाता है, देख रहे हैं ना, ठीक। निकालेंगे उल्ब द्रव के साथ भ्रूण की कुछ कोश, जो इसमें भ्रूण है, एम्ब्रियो है, इसकी कुछ कोशिका भी आ जाती है, ठीक। और क्या करते भैया, इस द्रव के नमूने को लेकर के गुणसूत्र की असामान्यताओं का निरीक्षण किया जाता है हमारे प्यारे बच्चों, ठीक। क्लियर हो गया, इतनी संपूर्ण प्रक्रिया भैया उलभेदन यानी कि एमनियोसेंटेसिस कहलाती है। क्लियर हो गया। चलिए एक चीज इसमें और भी मिल जाता है भैया, यह प्रक्रिया जो उलभेदन यानी कि एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया होती है, यह एक जो है कानूनन अपराध है भैया, देख रहे हैं ना, परंतु इसके द्वारा लिंग की जांच होती है भाई, इसलिए इसका कानूनन अपराध है। लोग क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस कराएंगे तो उससे जो है लिंग का जांच हो जाता है कि जो भ्रूण बना है ये मेल है कि फीमेल है, पुत्र है कि पुत्री है, लड़का है कि लड़का है, लड़का है कि लड़की है। इस तरह से भैया क्या होता है, लिंग का परीक्षण भी हो जाता है। यही कारण है कि आजकल जो है क्या हो रहा भैया, इस तकनीक का दुरुपयोग होने लगा है। इस तकनीक यानी कि उलभेदन का दुरुपयोग हो रहा है। क्यों दुरुपयोग हो रहा भैया, कन्या भ्रूण हत्या के लिए इसका ज्यादातर उपयोग ये क्या करते हैं, भ्रूण की जांच करा लेते हैं, लिंग की जांच करा लेते हैं। अगर कन्या है तो क्या करते भैया, नष्ट करा देते हैं, भ्रूण में गर्भाशय में ही जो है भ्रूण को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसका दुरुपयोग हो रहा है। और देखा जाए ना भैया तो भारत सरकार के द्वारा जो है लिंग परीक्षण करना जो है क्या होता है, गैर कानूनी माना जाता है, ठीक। तो भारत सरकार के द्वारा लिंग का परीक्षण करना जो है क्या है, गैर कानूनी है अथवा कानूनन अपराध होता है, ठीक। तो इस तरह से आपको जो है क्या करना भैया, उलभेदन या एमनियोसेंटेसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी आ रहा है तो आपको सीधा इतना इस तरह से राइट कर देना है, लिख देना है, छाप देना है। और हो सके तो इस तरह से फिगर ड्रा कर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, बेटर होगा। चलिए भैया नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो पहले इसको फटाफट नोट कर लीजिए, चलिए, अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि जनन स्वास्थ्य चैप्टर का जो आज हम आप कंप्लीट पर्दाफाश कर रहे हैं, जो इसका 1 शॉट देख रहे हैं, जो जनन स्वास्थ्य चैप्टर में क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में जीव विज्ञान में जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और 100% पूछे जाएंगे, इनका हम आप पूरा डिटेल इस चैप्टर से एक ही वीडियो में पूरा पर्दाफाश करने वाले हैं। उसमें अगला हेडिंग, अगला टॉपिक को देखते हैं हमारे प्यारे बच्चों, चलिए उसको देख लेते हैं भैया। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है ना, आसान, पढ़ेंगे समझेंगे। और देखो भैया समय जो है किसी का इंतजार करती नहीं है, जानते हैं क्यों, क्योंकि समय के पास खुद समय नहीं होता है। इसलिए आप समय से जुट जाओ, मेहनत कर डालो, थोड़ा सा मेहनत कर डालेंगे, समय से जुट जाएंगे तो आपका लाइफ जो है बेहतर हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। हो गया, चलिए भैया चलिए हमारे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपका है, जो यौन संचारित रोग क्या है तथा किन्हीं 2 रोगों के लक्षण लिखिए। तो देखेंगे
भाई यौन संचारित रोग बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, देखेंगे यौन संचारित रोग क्या होता है। इसी को जो है एसटीडी भी कहा जाता है, एसटीडी डिसीज। कभी कभी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि एसटीडी क्या है। ठीक भैया, तो एसटीडी का पूरा नाम होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी कि यौन संचारित रोग। देखो भैया, आपका चैप्टर जो जनरल स्वास्थ्य चैप्टर है, चैप्टर ही बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक, और इस चैप्टर के आधार पर जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, वो आपके लिए बहुत ही जो भी मिलेंगे सब जो है 3 मार्क यानी कि 3 अंक के प्रश्न मिलते हैं। अधिकांश जो है 3 अंक के प्रश्न मिलते हैं, 3 मार्क में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए यौन संचारित रोग क्या है, किन्हीं 2 रोगों के लक्षण लिखना है हमारे प्यारे बच्चों। तो क्या होगा, ऐसे रोग जो यौन संबंध के द्वारा लैंगिक संसर्गता की क्रिया में क्या होते हैं, लैंगिक संसर्गता की क्रिया के फलस्वरूप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है क्या करते हैं, संचरित होते हैं, यौन संचारित रोग कहलाते हैं। क्लियर हो गया भैया। भाई लैंगिक संसर्गता यानी कि संभोग की क्रिया में, ऐसे रोग जो संभोग की क्रिया के फलस्वरूप यौन संबंधों के द्वारा, यौन संबंधों के द्वारा जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, जाते हैं, ऐसे रोग यौन संचारित रोग कहलाते हैं। अब बात है भैया कि किन्हीं 2 रोगों के लक्षण लिखिए, यानी कि किन्हीं 2 यौन संचारित रोगों के लक्षण लिखिए। तो इसमें जो है पहला ले लेंगे सुजाक। सुजाक को गोनोरिया रोग भी कहा जाता है। गोनोरिया इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन अपना जो बायोलॉजी है भैया ना, जो जीव विज्ञान होता है, जीव विज्ञान को इंग्लिश में, इंग्लिशिया को हिंदी में लिख के पूछता है। ठीक, तो कभी कभी आपसे गोनोरिया करके पूछ लेगा, नहीं तो सुजाक करके पूछता है। ठीक, तो होता क्या है, यह रोग नाइसीरिया गोनोरी नामक जीवाणु से होता है। भैया नाइसीरिया गोनोरी एक जीवाणु होता है, इस जीवाणु के द्वारा जो है सुजाक यानी कि गोनोरिया रोग होता है। लक्षण की बात कर ले हमारे प्यारे बच्चों, तो लक्षण में देखेंगे तो इस रोग से ग्रसित यानी कि जो सुजाक रोग होता है, जिस पुरुषों में हो जाता है, ऐसे पुरुष के जो है मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। ठीक भैया, पेनिस का जो मूत्र मार्ग होता है उसमें सूजन आ जाती है, पहला सिम्टम दिखाई देता है। और देखेंगे मूत्र त्याग करते समय क्या होता है, अत्यंत पीड़ा व जलन होती है, यानी कि यूरिन यानी कि मूत्र को जो है जब उत्सर्जित करते हैं, विसर्जित करते हैं, तो अत्यंत पीड़ा और जो है जलन जैसी समस्याएं होती हैं। आगे देखेंगे यह ज्ञानेंद्री को हानि पहुंचाता है। भैया ज्ञानेंद्री जानते हैं ना, संवेदी अंग जिसे कहा जाता है, आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा। आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा, ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, इनको हानि पहुंचाता है। ठीक, और देखेंगे जोड़ों में सूजन व पीड़ा होने लगता है। ठीक भैया, जो घुटने का जोड़ होता है, अस्थियों का जोड़ होता है, जहां संधियां बनती हैं, वहां पर जो है क्या होता है, सूजन आ जाता है, और वहां पर जो है जोड़ों में क्या होता है भैया, पीड़ा होना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये सब जो है क्या होते हैं, सिम्टम्स आ जाते हैं, सिम्टम्स लक्षण दिखाई देते हैं इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में। ठीक भैया, यानी कि यह सुजाक जैसा जो यौन संचारित रोग होता है, सुजाक जैसे यौन संचारित रोग से इतनी समस्याएं बन सकती हैं। और अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें हमारे प्यारे बच्चों, इसके उपचार की बात करें, तो इसमें पेनिसिलिन ही होती है। पेनिसिलिन एक प्रकार की भैया क्या होती है, पेस्ट के रूप में होती है, उसको लगाने से राहत मिलती है, और लैंगिक संसर्गता में संयम बरतने से जो है राहत मिलती है। चलिए अगला देख लेंगे भाई, 2 यौन संचारित रोग के पूछा है, तो 2 में पहला तो आपका सुजाक यानी कि गोनोरिया हो गया, और दूसरा मिल जाता हमारे प्यारे बच्चों, दूसरा क्या है, उपदंश, जिसे सिफिलिस कहा जाता है, अथवा कहीं कहीं सिफाइलिस भी लिखा जाता है। ठीक, उपदंश
यानी कि सिफिलिस। यहां पर देखेंगे तो सिफिलिस भी जो है इंग्लिश लैंग्वेज होता है, लेकिन अपने इस बायोलॉजी में यानी कि जीव विज्ञान में इसको हिंदी में लिख के देता है। अब इसमें होता क्या है हमारे प्यारे बच्चों, देखेंगे तो इसमें यह रोग ट्रिपैनोमा पैलिडम नामक जीवाणु से होता है। ट्रिपैनोमा पैलिडियम नामक जीवाणु द्वारा यह रोग जो है मानव में होता है, यानी कि ऐसा यौन संचारित रोग होता है। और इसमें लक्षण की बात करेंगे तो जो पुरुष होते हैं और महिलाएं होती हैं, पुरुष तथा महिलाओं के जनन अंग में क्या होते हैं भैया, लाल रंग के दाने हो जाते हैं। ये दाने जो है छोटे छोटे लाल रंग के दाने आ जाते हैं, ठीक। और देखेंगे तो मूत्र त्याग के समय जो है अत्यंत पीड़ा व जलन होती है। भैया इसमें भी क्या होता है, यूरिन को विसर्जित करते समय अत्यंत पीड़ा, असहनीय पीड़ा व जलन जैसी समस्याएं बनती हैं। आगे देखेंगे तो अत्यधिक संक्रमण में क्या होता भैया, इस जीवाणु द्वारा अत्यधिक संक्रमण हो जाता है तो जीवाणु जो है क्या करते हैं, हृदय, मस्तिष्क व यकृत जो लीवर होता है हमारा, ठीक, लीवर को जो है प्रभावित करते भैया, यानी कि डैमेज करते हैं, ठीक। तो क्या मिल गया, उपदंश यानी कि सिफिलिस में ट्रिपैनोमा पैलिडम जीवाणु होते हैं जो भैया क्या करते हैं, मानव में महिलाओं तथा पुरुषों के जनन अंग में लाल दाने। और देखेंगे मूत्र त्याग करते समय अत्यंत पीड़ा व जलन जैसी समस्याओं को देते हैं। और इनका संक्रमण जब ज्यादा हो जाता है तो हृदय, मस्तिष्क तथा यकृत को जो है प्रेरित करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो फटाफट भैया इसको नोट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए देखें आगे क्या मिलता है। चलिए भैया अगला आपका प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परख नली शिश पर टिप्पणी लिखिए। देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, ऐसा प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कभी कभी तो यह पूछा जाता है स्वपात्र निषेचन करके, स्वपात्र निषेचन के नाम से, इसी को स्वपात्र निषेचन भी कहा जाता है। अथवा इसी को जो है आईवीएफ करके पूछते हैं। आईवीएफ क्या है, तो आईवीएफ को जाने तो इसका होता है फुल नेम इनवेंट्रो फर्टिलाइजेशन, तकनीकी है, ठीक भैया, व्यवस्था है। क्या होता है देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है हमारे प्यारे बच्चों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हर वर्ष जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। लगभग सभी सेटों में जो है ये जरूर पूछा जाता है, कंफर्म पूछा जाता है, ठीक। तो देखेंगे क्या होता है इसमें कि ऐसे दंपति या ऐसे दंपति यानी कि ऐसे पति और पत्नी जो क्या होते हैं जिसमें गर्भ नहीं ठहरता है। देखिए भैया ऐसी स्त्रियां जिसमें गर्भ नहीं ठहरता है, भाई दंपत्ति में स्त्री को लिया जाएगा, तो ऐसी स्त्रियां जिसमें गर्भ नहीं ठहरता यानी कि जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, ठीक। अब बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे पाती हैं, कई रीजन होते हैं। या तो रीजन होगा भैया उस महिला में जो है अंडाणु नहीं बनते होंगे, अथवा उसका जो दंपति यानी कि पति है उसके शुक्राणु में कोई कमी होगी, ठीक, अथवा अच्छी क्वांटिटी का और अच्छी क्वालिटी का शुक्राणु नहीं होगा। तो ऐसे में इच्छुक महिला जो है क्या करती भैया, सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता लेती है। सहायक जनन प्रौद्योगिकी या एक सबसे बड़ी जो है प्रौद्योगिकी होती है, तकनीक होती है, जिसमें क्या होता है कि महिला के किसी दाता महिला अथवा उसी महिला का, देखेंगे स्त्री यानी कि उसी महिला अथवा कोई दूसरी महिला के अंडाणु को जो है सुगमता पूर्वक अंडाशय से निकाल लिया जाता है और उस अंडाणु को जो है एक परख नली में कुछ इस तरह से अगर लिया जाए भैया, एक टेस्ट ट्यूब में एक परख नली में अंडाणु को जो है
रख दिया जाता है, प्रविष्ट करा दिया जाता है। अब होता क्या है हमारे प्यारे बच्चों, इसी अंडाणु के साथ क्या करते हैं, उस महिला के पुरुष का शुक्राणु हो अथवा किसी दाता पुरुष का शुक्राणु हो, किसी इच्छुक पुरुष का शुक्राणु हो, ठीक समझ में आ गया। इसके शुक्राणु को जो है क्या करते हैं, इसी परख नली में निषेचित करा देते हैं। ये शुक्राणु है अंडाणु है, हमारी बात समझ में आ रही भैया। क्या होता है, परख नली से इस पर टिप्पणी लिखिए। हम आपको बताएं भैया कि बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ये लगभग सभी सेटों में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ऐसी महिला जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती अथवा उसमें गर्भ ठहरता ही नहीं है, ठीक भाई, कई रीजन हो सकते हैं, जैसे उसका जो है यूट्रस यानी कि गर्भाशय अनडेवलप हो, ठीक, अथवा और भी समस्याएं, अंडाणु ना बनते हो। तो ऐसी महिला जो है बच्चे को जब जन्म देना चाहती है तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी का सहायता लेती है, ठीक। सहायक जनन प्रौद्योगिकी एक सबसे बड़ी जनन प्रौद्योगिकी होती है, तकनीकी होती है। इस तकनीक में जो है क्या किया जाता है, अगर उस महिला में अंडाणु बन रहे हैं तो उस महिला के अंडाणु को लिया जाता है अथवा उस महिला के इच्छा के अनुसार किसी दूसरी महिला के अंडाणु को उसके अंडाशय से निकाल करके एक परख नली में रख दिया जाता है। अब क्या होता है, अब उसी परख नली में उस महिला के वो पत्नी, जो पति होता है हस्बैंड, उसके हस्बैंड के शुक्राणु को अथवा किसी दूसरे जो है पुरुष के शुक्राणु को परख नली में निषेचित कराते हैं अंडाणु के साथ, ठीक। अब जब निषेचित कराएंगे तो परख नली में क्या बनेगा भैया, एम्ब्रियो बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। अब आज तक इस पूरी जो है भैया दुनिया में, पूरी धरती में उस भ्रूण को बड़ा करने के लिए, उस भ्रूण को विकसित करने के लिए कोई जो है अलग से कोई तकनीकी नहीं बनाई गई है। तो यानी कि परख नली में जो बना भ्रूण है, अब इस भ्रूण को जो है उसी महिला में जो है, उसी महिला के गर्भाशय में क्या करते हैं, पुनः स्थापित कर देते हैं। जिस महिला में गर्भ नहीं ठहर रहा था, उस महिला के गर्भाशय में परख नली में बना भ्रूण को उस महिला के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, रोपित कर देते हैं। अब जब वह महिला जो है बच्चे को जन्म देती है तो भैया वह बच्चा जो है परख नली शिशु कहलाता है अथवा टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है, ठीक। और यह जो है क्रिया जो होती है क्या होती है भैया, अंतः रूप में निषेचित होती है, यानी कि निषेचन की क्रिया के बाद माता के अंतः गर्भाशय में स्थापित कर दी जाती है भ्रूण को, ठीक। इसलिए इस प्रक्रिया को भैया अंतः पात्रे निषेचन कहते हैं, यानी कि माता के गर्भाशय का जो टेम्परेचर रहता है उसी टेम्परेचर पर परख नली में अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कराते हैं। माता के गर्भाशय का यानी कि उस महिला के गर्भाशय का जो आंतरिक टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसी तापमान पर परख नली में अंडाणु का शुक्राणु के साथ निषेचन करा करके भ्रूण बनाते हैं। इसलिए इस क्रिया को अंतःपात्र निषेचन भी कहा जाता है, यानी कि इनवेंट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्लियर भैया, स्पष्ट हो गया हमारे प्यारे बच्चों। बस यही इतना करना है। एक चीज यहां पर और मिल जाती है, सेरोगेटमा। क्या मिलता है, सेरोगेटमा। सेरोगेटमा लिखिए। देखिए भैया, इसमें होता क्या है कि परख नली में बना जो भ्रूण है, अब यही भ्रूण जो है क्या किया जाएगा, जिस महिला में जिस महिला का अंडाणु था, अगर उस महिला में प्रवेश कराया जा रहा है, उस महिला के गर्भाशय में रोपित कराया जा रहा है, तब तो वह जो है परख नली शिशु होगा जब माँ बच्चे को जन्म देगी। लेकिन अगर यही भ्रूण जो है, परख नली में बना जो भ्रूण है, दूसरी महिला के गर्भाशय में प्रवेश करा दिया जाए, दूसरी महिला के गर्भाशय में अंतर्रोपित करा दिया जाए, तो जब दूसरी महिला उस बच्चे को जन्म देगी तो वह जो है महिला उस बच्चे के लिए सेरोगेट मां कहलाती है। और यह क्रिया भैया सेरोगेसी कहलाती है। क्या कहलाती है, सेरोगेसी कहलाती है। बात समझ में आया भाई। देखिए, जिस महिला का अंडाणु है, उस महिला के अंडाणु से अगर किसी पुरुष के शुक्राणु का निषेचन हुआ और परख नली में जो भ्रूण बना, अब
अब उस भ्रूण को जो है उसी महिला के जब गर्भाशय में अंतरोपित किया जाएगा और वह महिला जब बच्चे को जन्म देगी तो बच्चा जो है परख नली शिशु कहलाएगा, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाएगा। लेकिन परख नली में जो शुक्राणु बना, सॉरी भैया, परख नली में जो भ्रूण बना, अगर इसी भ्रूण को जो है जब दूसरी महिला के गर्भाशय में अंतरोपित कराया जाएगा और वह दूसरी महिला जो है जब शिशु को जन्म देगी तो वह महिला, दूसरी महिला उस शिशु के लिए क्या होगी भैया, सेरोगेट मां कहलाती है। और यह क्रिया जो है सेरोगेसी कहलाती है। तो सेरोगेसी पर भी भैया बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत टिप्पणियां इस पे आती हैं। ये जब भी पूछा जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, ये कम से कम 3 अंक के प्रश्न होते हैं, 3 मार्क आपको आसानी से दिला देंगे। ठीक, तो क्लियर हो गया भैया। इसी तरह से और ये सब प्रश्न जो है हर वर्ष पूछे जाने वाले होते हैं। क्या मिल गया, देखिए यहाँ पर परख नली शिशु यानी कि आईवीएफ तकनीकी, भैया ये जो सहायक यंत्र प्रौद्योगिकी है आईवीएफ इन्वेंट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीकी पर कार्य करती है। ऐसे दंपति के लिए प्रयोग में लाई जाती है जिसमें स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता है भैया, जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता या तो पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम होती है। ठीक, इस तकनीक को सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्री या दाता के अंडाणु को पुरुष या दाता के शुक्राणु से मादा के शरीर के बाहर शरीर के आंतरिक तापमान जितने तापमान पर प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से परख नली में निषेचित कराया जाता है। यानी कि शरीर की आंतरिक, गर्भाशय के आंतरिक तापमान पर क्या करना भैया, परख नली में अंडाणु का शुक्राणु के साथ निषेचन कराने की क्रिया भैया अंतःपात्री निषेचन कहलाती है। क्लियर हो गया भैया। अब जब भ्रूण बन जाता है तो तैयार भ्रूण को जो है महिला के अंतः गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं भैया। और जब गर्भावधि पूर्ण हो जाती है यानी कि 9वां महीना पूरा हो जाता है तो भैया स्त्री जो है क्या करती है, शिशु को जन्म देती है। और ऐसा शिशु जो है टेस्ट ट्यूब यानी कि परख नली शिशु कहलाता है। हमारे प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लेंगे, छाप लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया भैया। बस आज के वीडियो में हमारे प्यारे बच्चों इतना ही। चूंकि आपका चैप्टर जनन स्वास्थ्य चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर भैया, और इस चैप्टर से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, हम सारे प्रश्नों को एक ही वीडियो में जो है, पूरे चैप्टर का एक ही वीडियो में जो है हम आपको विस्तार से दे दिए भैया, समझा दिए हैं। ठीक, और हमको विश्वास है कि आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया हमारे प्यारे बच्चों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको जो है पूरे बायोलॉजी में क्या होगा भैया, सभी चैप्टर का आपको वन शॉट मिल सके। और हाँ, आपका लाइव क्लास जो होता है वह क्लास 12th वालों का लाइव क्लास रात्रि 9 बजे से 10 बजे 1 घंटे की लाइव क्लास पर डे की लाइव क्लास होती है, जिसमें चैप्टर वाइज आपको जो है एनसीईआरटी बेस से सारे चैप्टर को जो है डिटेल से विस्तार से भैया पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। तो इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे भैया, बेहतर करेंगे। चलिए, तब तक के लिए भैया थैंक यू, धन्यवाद।